दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में 19th और 20th सेंचुरी का जो पूरी वैश्विक बौद्धिक जगत में जो भूचाल आया हुआ था और उसके साथ साथ आर्थिकी की स्थिति मजबूत हो रही थी, सामंतवादी धारा जो है कमज़ोर हो रही थी और उपनिवेशवादी धारा और साम्राज्यवादी धारा जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत होती जा रही थी। उसका मौलिक कारण था कि यूरोप के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ थे या रहे हैं या हैं आज भी, वहाँ पर मूल रूप से जो है पूंजीवादी व्यवस्था अपनी मजबूत पकड़ बनाती जा रही थी। इसका मौलिक कारण था कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से बढ़ती हुई चली जा रही थी। और मेरी मान्यता है, मैं किसी और की मान्यता में विश्वास ज़्यादा नहीं करता, मैं अपनी मान्यताओं में विश्वास करता हूँ कि उस समय उत्पादन की शक्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जो है दो धाराओं का या उपधाराओं का विकास हुआ, जिसे मूल रूप से हम उत्पादन की शक्ति और उत्पादन का संबंध के रूप में हम लोग देखते हैं। और मैं मानता हूँ उसे, यह भले भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के तहत विश्लेषित होता रहा हो, लेकिन और आज भी विश्लेषित होता है, लेकिन यह इसमें यथार्थता है, इसमें तथ्यात्मक गुण हैं, जिसके कारण जो है उत्पादन की शक्ति ने उत्पादन के संबंध को मौलिक रूप से परिवर्तित करते हुए पूंजीवाद और औद्योगिकवाद की धारा को मजबूत किया, जिसके कारण यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से आर्थिक प्रगति हुई। और उस समय पुर्तगाल, स्पेन जैसे राष्ट्रों का अत्यधिक उभार सामने हमारे बीच और आपके बीच में आया और बौद्धिकता और उत्पादन की शक्ति के बीच में समन्वय स्थापित कर जर्मनी तथा फ्रांस के अलावा स्विट्जरलैंड जैसे या नीदरलैंड जैसी कंट्री जो है अपने आप को विकसित करने का सफल प्रयास किया और पूरी दुनिया में शोषण की प्रक्रिया को तीव्र किया। वह उपनिवेशवाद के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से। उस समय 19th सेंचुरी में मूल रूप से कार्ल मार्क्स जर्मनी और कालांतर में लंदन में बैठ करके जो पूंजीवादी और औद्योगिक और नगरीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता की धारा की आलोचना कर रहा था और उससे बौद्धिक रूप से जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी उन चुनौतियों का सामना कर रहा था। उसी दौरान जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से और इकोनॉमिक वेरिएबल के माध्यम से इकोनॉमी पर अपना जो उनका थॉट था और साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन की धारा के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए वहाँ पर उदारवाद और उपयोगितावाद अर्थात लिबरलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म के बीच में सहसंबंध स्थापित करते हुए 19th सेंचुरी तथा 20th सेंचुरी के बीच जो खाई उभर करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आ गई थी, उन चुनौतियों का सामना बौद्धिक रूप से कर रहा था। इसी बीच में
फ्रेडरिक नीत्शे ने भी, जो मूल रूप से आप देखेंगे तो ये जर्मन फिलोसफर हैं जिन्होंने ट्रेडिशन तथा रिलीजन के बीच में जो मोरालिटी की अवधारणा का विश्लेषण किया गया हुआ है उसकी भारी आलोचना की है और कहा है कि यह समाज को बरगलाने का कार्य करता है। अर्थात यही कारण है कि फ्रेडरिक नीत्शे को मार्क्सवादी परिवेश के तहत नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण कर्ता के रूप में स्थापित किया गया है। इन धाराओं की व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय भारत में क्या हो रहा था। उसके पूर्व, भारत में आने के पूर्व, मैं आपके बीच में थॉमस कार्लिन की जो अवधारणा है, जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हैं, उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और बौद्धिक स्थिति जो विकसित हुई थी, उन्हें समझने के लिए ये स्कॉटिश फिलोसोफर हैं जिन्होंने विक्टोरियन एरा, द कल्चर ऑफ द विक्टोरियन एरा की भारी रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसी बीच में ईबी टाइलर जैसे मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों का भी इमर्जेंस हुआ, जिन्होंने उद्विकासवाद के परिवेश को मद्देनजर रखते हुए समाज में सांस्कृतिक विकास की धारा और सांस्कृतिक प्रसारवाद की धारा को मजबूत करने का कार्य किया है। चाहे वह रॉबर्ट बेस्टीड हो या अन्य कोई दूसरे व्यक्तित्व, जिनकी लेखनी के माध्यम से पूरा यूरोप ही नहीं, पूरा अमेरिका ही नहीं, सार्वभौमिक समाज को एक नई दिशा मिली है। इसके अलावा मैं आप लोगों के बीच में इसी दौर में भारत में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, क्योंकि भारत में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था खत्म हो चुकी थी 1861 में, और 58 के बाद में आप समझें तो 1857 की क्रांति के बाद में भारत में उपनिवेशवाद की धारा जो है समाप्त कर दी गई, और साम्राज्यवादी अर्थात क्राउनशिप का लीडरशिप इमर्जेंस हुआ, उस लीडरशिप के इमर्जेंस के बाद में भारत में साम्राज्यवाद की धारा जो है काफ़ी मजबूत होती हुई चली गई, जो 1947 तक ही नहीं। मैं मानता हूँ कि आज भी उस धारा से हम प्रभावित होते हैं, और उस व्यक्तित्व से, उस कृतित्व से हम और आप सभी परिचित हैं, और वे आज भी हमको किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। भारत में इस समय बौद्धिक जागरण का कार्यक्रम जो चल रहा था, उसका श्रेय जो है विवेकानंद के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। इसी के अलावा अध्यात्मवाद की शक्ति का जो इमर्जेंस भारत में हुआ, उसमें दयानंद सरस्वती के अलावा रामकृष्ण परमहंस की भूमिका और माता शारदे की भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। वह अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच में जो पुंज स्थापित करने का प्रयास किया, उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। इसलिए केवल यह माना जाए कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं वह आध्यात्मिकता की धारा के प्रतिबिंब के रूप में हमारे और आपके बीच में स्थापित रहे हैं, यह मैं नहीं मानता। मेरी मान्यता है कि भौतिकता के दृष्टिकोण को स्थापित करने का श्रेय जो विवेकानंद के मन मस्तिष्क में जगाने का कार्य किया, वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही हो सकते हैं। उसी बीच में हमारे और आपके बीच में बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मान्यता थी कि मेरा जन्म
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है की धारा के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता की जो बीड़ा थी उस बीड़ा को मजबूत करने का कार्य किया, जिसके बल पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व, महर्षि अरबिंदो जैसे व्यक्तित्व ने अपनी धारा को मजबूत किया। इसी बीच में जो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की जो का इमर्जेंस भारतीय परिवेश में हुआ, वह जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को इन चिंतकों के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक क्षमताओं का और योगदानों का हम आपके बीच में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।